नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक में 1710 करोड़ की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। अगर योगी नहीं होते तो इतना सब कुछ एक साथ हो पाना संभव नहीं हो पाता। 2 दिन पहले तमिलनाडु में योगी के कामकाज की तारीफ सुनकर दिल गदगद हो गया। तो वहीं सीएम योगी ने राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह सीएमएस गोमती नगर में आयोजित कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में भी पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। आज यहाँ पर जिन परियोजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें शिलान्यास की योजनाएं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम, अमृत योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 396 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लोकार्पण की लोक निर्माण विभाग, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सेतु निगम, चिकित्सा विभाग, सिंचाई और जल संसाधन, नगर निगम, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1313 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, यानी कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो वहीं मोदी सरकार में रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ को हजारों करोड़ के तोहफे तो दिए हैं, साथ ही गलतियों को भी इंकित करना नहीं भूले। राजनाथ सिंह ने चौक के ज्योतिबा फुले पार्क में आयोजित समारोह में मंच में आज के कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए होर्डिंग और पोस्टर्स से पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो न लगे होने पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रक्षा मंत्री ने कहा कि बिना अटल के हम लखनऊ की कल्पना भी नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज लखनऊ में भाषण देने नहीं आया हूं, लेकिन नए लखनऊ को देखने जरूर आया हूं। इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि होर्डिंग्स पर अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर होनी चाहिए थी, क्या एक संकेत है तमाम राजनेताओं के लिए जो सूबे से जुड़े हुए हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 1 दिवसीय दौरा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लगा के कार्यक्रम स्थल तक तमाम होर्डिंग्स लगी थी। ये वो होर्डिंग्स हैं पूजा, दिखाने के बाद तस्वीर कोशिश करूंगा कि जो कार्यकर्ता नेताओं ने लगाई थी उनके स्वागत के लिए, और लखनऊ में जो कुछ भी राजनाथ ने किया है, चाहे वो पुलों की बात करें या सड़कों की बात करें या फिर स्मार्ट सिटी को लेकर बात करें, राजनाथ सिंह ने एक बेहतर काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलके। लेकिन जिस तरीके से उनके भाव प्रकट हुए अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के कि बीजेपी का जो इतिहास है वो कभी नहीं भूल पाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में क्या किस तरीके से उनकी भूमिका रही है। आज अगर बीजेपी यहां तक पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। इस तरीके से उन्होंने अपील किया अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि अगली बार अगर मेरा कभी आगमन हो या फिर तमाम जो होर्डिंग लगे तो उसमें सबसे बड़ी जो फोटो लगे वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस फोटो लगे, उसके नीचे हम सबकी तस्वीर लगे। हमारी तस्वीर लगे या न लगे, लेकिन उनकी तस्वीर लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ की कल्पना नहीं की जा सकती। लखनऊ को लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्हीं का जो सपना है वो आज धीरे धीरे पूरा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ के साथ साथ पूरे देश को एक कल्पना सोची थी वो आज कहीं न कहीं धरातल पर उतर रही। पूजा,
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में जब बैनर्स और होर्डिंग छपे तो उस दौरान भी तमाम जो राजनेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संकेत है कि पुरोधाओं को नहीं भूलना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में न आए। तो वहीं मौलाना मदनी के इस विवादित बयान के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा और मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है, या यूं कहें कि अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। सुनिए। देखिए, जहां देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं, 11 महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मंत्रिमंडल में, और तमाम महिलाएं देश की सेना में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं। वहीं पर जमीयतुल उलमाए हिंद का ऐसे समय पर ये तालिबानी विचारधारा का बयान आना, ये दर्शाता है कि अभी कुछ लोग हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़े हैं देश के अंदर, और इनसे बचने की जरूरत है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि इस तरह के बयान जो आते हैं वो साफ दर्शाते हैं कि तालिबानी विचारधारा के लोग और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, ये दो विचारधारा अभी भी देश में काम कर रही है। जिस तरह का बयान आया है, हम तो अपने समाज और तमाम सर्व समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार। तो ये साफ है कि अभी भी वो विचारधारा काम जरूर कर रही है जो तालिबानी विचारधारा है। ये कलम की जगह पर बंदूक देना चाहते हैं महिलाओं के हाथ में भी, हम ऐसा नहीं करने देंगे। मौलाना मदनी का जो बयान मैंने सुना, बहुत ही अफसोसनाक, और हमारी पूरी सोच को किस तरफ लेके ये जा रहा है बयान, ये तो मौलाना ही इसका जवाब दे सकते हैं। बहरहाल मैं अपील करना चाहता हूं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से कि हुकूमतें एजुकेशन के मसले में किसी के साथ में भी कोई कंप्रोमाइज न करें, क्योंकि जब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा घर बार, हमारा परिवार पढ़ा लिखा होगा, तभी हमारा घर तरक्की कर सकता है, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तो वहीं श्रावस्ती में आज सपा ने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल के स्वागत को लेकर सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। आपको बता दें कि आज भिंडा, जमुना और इकोना, इन तमाम जगहों पर नौजवान पटेल यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। तो वहीं बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं तमाम सपाई, और सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज किया। सुबह 9:30 बजे वो हजारों समर्थकों के साथ बेती राजभवन से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान रास्ते में कार्यकर्ता और समर्थकों ने राजा भैया के काफिले को रोककर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो वहीं सुल्तानपुर में राजा भैया थोड़ी देर के लिए रुके और यहां पर 400 केवी स्थित डाक बंगले में राजा भैया ने मीडिया से बातचीत भी करी थी। ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जहां पार्टी की प्रबल दावेदारी होगी। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचकर रघुराज प्रताप सिंह ने रामलला के दर्शन किए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए रघुराज प्रताप सिंह के प्रदेश व्यापी जन सेवा संकल्प यात्रा पर भी योजनाओं का खुलासा करते नजर आए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या की तस्वीरें। इस दौरान उन्होंने अवधि में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि केहू के कुछ बिगाड़े नहीं आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पार्क से सामने परिहार समाज से आयोजित सम्मेलन को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर उसमें तमाम छोटे दलों को शामिल किया जाएगा, जिससे तमाम समाज के लोग संकल्प मोर्चा के साथ जुड़ सकेंगे। ऐसे में मोर्चे को बल मिलेगा और आगामी समय में भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश भर में सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। हम लोग एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और संकल्प मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं।
उसी कड़ी में हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ किया जाए, गरीबों का इलाज फ्री में हो, एक समान अनिवार्य शिक्षा हो, देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज जातियां अपनी गिनती नहीं बताती हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई इस समीक्षा बैठक में 9 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी चुनावों के मद्देनजर पोलिंग बूथ की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि बीएसपी ने अब ग्राउंड जीरो पर जनता से जुड़ने की कवायद को तेज कर दिया है। जन्माष्टमी पर बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। इस ट्वीट में सीएम योगी को पालनहार बताते हुए उन्हें यूपी का रक्षक बताया गया है और जो विभिन्न राक्षसों से प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि कलयुगी राक्षस मचाए हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। तो वहीं इस शेयर के बाद वार पलटवार का दौर भी लगातार बदस्तूर जारी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच पश्चिमी यूपी के कई जिले ऐसे जहां पर रहस्यमय वायरल फीवर ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि अब तक 50 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं इन मौतों के बाद राजनीतिक दलों का जमावड़ा शुरू हो गया है, लेकिन जनता कह रही है कि जिंदगी दे दो सरकार। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में रहस्यमय वायरल फीवर ने पांव पसार लिए हैं। हफ्ते भर में इससे करीबन 50 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 26 बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि ये मौतें 7 दिन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में दर्ज की गई है। तो वहीं सभी मामलों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट के लक्षण सामने आए हैं। कोरोना की लहर ठीक से थमी भी नहीं कि जनपद मथुरा के ग्रामीणों में बुखार की दस्तक ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। यहाँ एक के बाद एक लगातार बीमार लोगों की मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। बीते 10 दिनों के अंदर बुखार से जचौंदा गांव में बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों बच्चे और युवा बीमार हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया है। तो वहीं गांव की साफ सफाई पर बेहद संजीदगी से नजर रखी जा रही है। हालांकि सैकड़ों लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वायरल को मात देने में इन्हें 15 दिन से ज्यादा का समय लगा है। मरीजों की बढ़ती संख्या से सरकारी अस्पतालों में भी बिस्तरों की कमी होने लगी है। कुछ जगहों पर तो एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हंसराज सिंह बताते हैं कि इस वायरल बुखार से पीड़ित 100 से ज्यादा बच्चों को उनके यहाँ इलाज किया जा रहा है। आगरा के जिला अस्पताल का भी यही हाल है। पश्चिमी यूपी के निजी और सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना वायरल फीवर के 40 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर इसे वायरल का आक्रामक रूप मान रहे हैं और सामान्य से अलग, क्योंकि इसमें बुखार आने के बाद चढ़ता ही जाता है। सामान्य बुखार 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन इसे ठीक होने में 10 से 12 दिन का समय लग रहा है। इसमें नाक बहना, गले की खराश, आंखों का लाल हो जाना, जोड़ों में दर्द, जुकाम और तेज बुखार के लक्षणों के साथ प्लेटलेट्स में कमी भी सामने आ रही है। इसे फिलहाल वायरल फीवर के बदले हुए स्वरूप के तौर पर माना जा रहा है, जिससे बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में अब तक हुई 50 मौतों के बाद राजनीतिक दलों का जमावड़ा शुरू हो गया है। पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर स्वयं पूरे मामले की जांच की और पीड़ित परिवारों से मिले। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में जाकर पीड़ित परिवार और बच्चों से मिलते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ब्लड डोनेशन किया है।
खैर, राजनीति अपनी जगह है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपनी जगह। और एक तरफ वे लोग जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें राजनीति से लेना देना नहीं है साहब, हमें तो जिंदगी दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आए। सीएम ने मंडलायुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देशित किया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र से सभी व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। प्रभावितों के रहने के साथ ही खाद्य सामग्री, दवाओं और बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में कोई न फंसा रहे। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त कुमाऊं को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी जल्द से जल्द सुचारू की जाए। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बारिश होने से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही इन नदियों के ऊपर वर्षों पहले बने मोटर पुल जर्जर हालत में होने से लोगों को डोईवाला रानी पोखरी मोटर पुल गिरने जैसी घटना सामने दिख रही है। ऐसे में लोगों के मन में डर का माहौल भी पैदा हो गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि जून 2021 में अलकनंदा नदी के उफान में आने के कारण अस्थायी पुल बह गया था, जबकि बेलड़ी कस्बे के केदारनाथ क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख बेलड़ी पुल वर्षों से जर्जर हालत में है। बेलड़ी पुल का ब्रिज जो है वो काफी पुराना ब्रिज है, 50 से अधिक वर्षों से भी पुराना है। वहां पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 2 लेन का दूसरा ब्रिज बनाया जाए और उसके लिए कंसल्टेंसी की जा चुकी है, कंसल्टेंट हायर की जा चुके हैं। डिजाइन की प्रक्रिया इसमें चल रही है और डीपीआर तैयार होती है, भारत सरकार को डीपीआर प्रस्तुत कर देंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आपदा जैसे हालात हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि प्रदेश में आपदा के हालात हैं, लगातार पुल टूटने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार कुंभकर्णी नींद में है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 32 पुल टूट चुके हैं, जबकि 27 पुलों की हालत अभी भी खराब बनी हुई है। जबकि हाल ही में रानी पोखरी पुल पर पीडब्ल्यूडी ने 40 लाख से ऊपर खर्चा किया था। बावजूद इसके पुल 1 साल भी बारिश के वेग को सह नहीं सका और ये नाकामयाब रहा। साथ ही आम आदमी पार्टी पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग और सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी देते भी नजर आए हैं। हाल का वाकया जो रानी पोखरी झारखंड नदी में जो पुल बना है रानी पोखरी के पास, उस पुल ने पूरे राज्य के पुलों की पोल खोल दी है। इस पुल के रखरखाव में दिसंबर 2020 में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। कहा जा रहा है कि यहां पर अवैध खनन हो रहा था, जो प्रशासन की जानकारी में भी था। 5-5 मीटर तक पिलर के पास अवैध खनन किया गया। ग्रामीणों ने 1 घंटे पहले प्रशासन को बता दिया, सरकार को अवगत करा दिया कि ये पुल धंस रहा है। उसके बावजूद भी सरकार हरकत पर नहीं आई और वहां पर एक्सीडेंट हुए। तो ये उत्तराखंड की कोलैप्स होती गवर्नेंस का एक नमूना है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहती है कि जो आप अपना ध्यान बूथ को मजबूत करने में कर रहे हैं, उससे ज्यादा ध्यान आपको इस राज्य के पुलों को मजबूत करने पर देना है और अपना ध्यान जनता के कामों पर दें, विकास के कामों पर दें। आने वाले 2 से 3 दिनों में देहरादून और मसूरी में बारिश से कुछ हद तक राहत के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के हिसाब से 31 अगस्त और 1 सितंबर को गढ़वाल मंडल और कुमाऊं के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मैदानी क्षेत्र में कहीं हल्की बारिश हो सकती है, मसूरी में बूंदाबांदी हो सकती है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड अभी तक की गई है। और मानसून के जो 3 महीने हमारे जून जुलाई अगस्त अब समाप्त हो ही गया, आज के दिन की रहन को लेकर चलेंगे और अब 1 महीना बाकी आगे जो है सितंबर हमारा भी बचा हुआ है। हालांकि सितंबर में जो एक्टिविटी वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो जो मुख्य रेन होती है ये 2 महीने जो है जुलाई और अगस्त है,
इसमें ज्यादा होती है। हालांकि ये कि सितंबर में भी जब कभी अच्छा सिस्टम है तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आफत की बारिश बरस रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि कुछ हद तक तो राहत मिल ही सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग लगातार फोरकास्ट जारी कर रहा है उत्तराखंड प्रदेश को लेकर, और अब एक ऐसा ही फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम निदेशक की तरफ से कि अगले 2 से 3 दिन में मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हल्की बारिश और जो दिक्कतें हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी। लगातार पहाड़ी जनपदों में या राजधानी देहरादून की बात भी अगर की जाए तो सही फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम निदेशक की तरफ से कि अगले 2 से 3 दिन में मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हल्की बारिश और जो दिक्कतें हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी। लगातार पहाड़ी जनपदों में या राजधानी देहरादून की बात भी अगर की जाए तो हल्की बारिश का पूरे है। राजधानी देहरादून में भी कई मोटर मार्ग टूट चुके हैं, पुल ढह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी जिलाधिकारियों को तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।